बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मलिक टीवी में खुश आमदीद कहते हैं। आइए चलते हैं आज की स्टोरी की तरफ। आज फिर मुझे मालिक के कमरे में जाना था, वो चीज़ चुराने के लिए, और ऐसा हर रोज़ होता था। मगर आज मेरी जान पे बनी हुई थी कि अगर मालिक को मेरा ये राज मालूम हो गया तो मेरी जान भी जा सकती थी। लेकिन मुझे हर हाल में ये काम करना था। मैंने अपना चेहरा छुपा रखा था। अंधेरी रात में मेरे कदम मालिक के कमरे की तरफ बढ़ रहे थे। चारों तरफ सन्नाटा था। मैंने जैसे ही कमरे में कदम रखा, उस वक्त किसी ने पीछे से मुझे दबोच लिया, और मेरी तो रूह ये देखकर रूह ही लरस गई थी, क्योंकि मर्दाना कपड़ों में मुझे हवेली आए हुए 2 माह हो चुके थे। जब से मैं यहाँ आई थी, इस हवेली के बहुत से राज पा चुकी थी, और यही मेरा मकसद था। हवेली में बड़े मालिक का जो कमरा था, इस तक रसाई नामुमकिन सी बात थी, और हर हाल में मुझे इस कमरे में जाना था, और इसके लिए बहुत पापड़ बेलने थे। मैं जब से यहाँ आई थी, सब मेरे काम के गर्विदा हो गए थे। हर तरफ से एक ही पुकार उठती थी, सोनी सोनी। मेरा असल नाम तो नौरीन था, मगर हवेली की मालकिन ने मुझे सोनी का खिताब दिया था, क्योंकि मैं बहुत खूबसूरत थी। मुझे मर्दाना में जाने की इजाज़त न थी, क्योंकि मालकिन को मेरे हुस्न से खौफ आता था। अरे पगली, ये हवेली में भेड़िए रहते हैं जो किसी भी जवान लड़की की बू सूंघते रहते हैं। अगर इनको भनक भी पड़ गई कि मैंने तो जैसी सोनी कुड़ी को यहाँ रखा है, छुपा रखा है, तो वो तेरी इज्जत को तार तार कर देंगे। मालकिन की ये बातें सुनकर मैं सहम गई थी। इस दिन से खौफ ने मुझे जकड़ रखा था, और मैं मोहतात रहती थी। मैं हवेली के मुलाजमीन से भी चेहरा छुपाती थी, कहीं ये लोग मेरे हुस्न का जिक्र न कर दें मालकों से। फिर एक दिन मुझे कुछ ऐसा हुआ कि मुझे अपना भेष में ही बदलना पड़ा। इन दिनों मालकिन का सबसे लाडला और बड़ा पोता बाहर मुल्क से पढ़ाई करके वापस आ रहा था। मालकिन बहुत खुश थी, लेकिन मुझ पे नज़र पड़ते ही वो कुछ परेशान सी हो गई। सोनी अब तो कहाँ जाएगी? शहरोज खान आ रहा है, और वो तो मेरे साथ कमरे में ही रहता है। मालकिन की बात सुनकर मैं बहुत परेशान हो गई। मालकिन, ऐसा ना कहीं, भला मैं कहाँ जा सकती हूँ? आपके सिवा मेरा है कौन? मैं घबरा गई, उनके कदम में गिर गई थी। मालकिन ने मेरे सर पे हाथ फेरा। देख सोनी, मुझे अभी सोचने दे। वो गहरी सोच में डूब चुकी थी, और मेरा दिल था कि उथल पथल हुए जा रहा था। अगर मालकिन ने मुझे यहाँ से निकाल दिया तो मैं कहीं इनकी नहीं रहूंगी। बाहर की दुनिया में मौत मेरा इंतजार कर रही थी, और हवेली में भी मेरे गिरद घेरा तंग होने वाला था। मैंने जब से वो संभाला था, खुद को गुर्बत में ही देखा था। माँ बाप बस लोगों के लिए घरों में काम काज करके गुजारा करते थे। हजारों ख्वाहिशें मेरे दिल में पनप कर अंदर ही अंदर दम तोड़ चुकी थी। मुझे अपनी इस गुर्बत का अंदाजा हो चुका था, और मैं इसका कोई तदारुक नहीं कर सकती थी सवाए दुआ के। मेरा दिल करता था कि मैं अच्छे स्कूल में पढ़ूं, मगर ये मुमकिन न था। मेरी जी पर अम्मा ने मुझे सरकारी स्कूल में दाखिल करवा दिया था, और इस तरह मेरी ज़िंदगी गुजरती रही। अब 16 साल की हो चुकी थी कि अचानक एक दिन अब्बा घबराए हुए और हमें सामान बांधने का कहा। अम्मा ने जो भी चंद कपड़े थे एक कटरी में बांधे। इसके सिवा हम गरीबों के पास था ही क्या। हम वहाँ से जल्दी ही निकल भागे थे। बस ये पूछने की हिम्मत न की कि हमने आखिरत बात क्या है। आधी रात का वक्त था जब हम ट्रेन पर सवार हुए थे, एक अनजानी मंजिल की जानिब। हम तीनों को कुछ खबर न थी कि हम कहाँ जाने वाले थे। मैं बस घबराई हुई अम्मा अब्बा को देखे जा रही थी। अब्बा ने कोई बात की थी अम्मा ने के कान में, लेकिन मुझे कुछ सुनाई ना दिया था। अब्बा ने मुझे एक पत्ता पकड़ाया और कांपती हुई आवाज़ में बोले, नूरैन, अगर हम दोनों को कुछ हो जाए तो इस पत्ते पे चली जाना बेटी। इनकी बात सुनकर मैं कांप गई। अब्बा ऐसा क्यों बोलते हो? इनकी बात पे मैं रो पड़ी थी। देख नूरैन, तुझे कसम है, तू घबराएगी नहीं। अब्बा ने बताया कि जहाँ मैं काम करती थी वहाँ के सेठ का अचानक किसी ने कत्ल कर दिया था, और इसकी बीवी ने पुलिस को मेरा नाम बता दिया था कि नूरैन हमारे जेवरात भी चुरा के गई है, और सेठ को भी गोली मार के कत्ल कर दिया है। ये भी सुनकर तो आसान खता हो चुके थे, मैं और कत्ल। मुझे तो सेठ के घर काम शुरू किए बस 2 हफ्ते ही हुए थे, क्योंकि मेरी छुट्टियां चल रही थी।
तो अब्बा ने अपने सेठ के घर काम वाला दिला दिया था, बर्तन धोने का और सफाई का। मुझे ये काम तो पसंद न था, मगर क्या करती, माँ बाप का साथ तो देना था। इनकी यही की तो औलाद थी मैं। लेकिन आज सुबह तो सेठानी जी ने मुझे जल्दी वापस भिजवा दिया था कि इनको अपने मेके जाना था। लेकिन अब ये इल्ज़ाम मेरे सर पे क्यों धरा, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सारे रास्ते में रोती रही, अब हम कहाँ जाएंगे और हम गरीबों पे कौन भरोसा करेगा। अब्बा को पता था कि अगर मैं पुलिस के हाथ लग गई तो मुझे बचाने वाला कोई न था। ये दुनिया तो बस दौलत वालों की है, गरीबों का साथ कौन देता है। इसलिए अब्बा ने भागने का फैसला कर लिया था। हमने पूरे 20 घंटे सफ़र किया था। अब्बा ने अगले आने वाले स्टेशन में मुझे उतरने को कहा था। लेकिन अब्बा, मैं आपको छोड़कर कैसे जा सकती हूँ। मैं तो खौफ से कांप गई थी। बस मेरी बच्ची, तुझे हिम्मत करनी पड़ेगी। जैसा कहा है वैसा करना, वरना ये पुलिस के कुत्ते तुझ तक पहुँच गए तो तेरी जान और इज्जत दोनों ना बच पाएंगे। मैंने बहुत कहा कि मैं आपके साथ भी तो जा सकती हूँ, लेकिन अब्बा का कहना था कि तुम हमारे साथ महफूज नहीं रह सकती, जितना कुबरा बेगम की हवेली में महफूज रह सकती हो। और एक छोटे से स्टेशन में उतरते हुए मैंने आखिरी बार अपने अब्बा को देखा था। अब न जाने उनसे कब मुलाकात होगी। वो दोनों दुआओं के साथ मुझे रुखसत कर रहे थे। स्टेशन में हर तरफ हू का आलम था। शायद वहां कोई मुसाफिर शाज़ो नाज़िर ही आता होगा। दूर का एक तांगा खड़ा था और गाड़ी बांध तो जैसे गधे बेचकर सो रहा था। मैं घबराई हुई तांगे की तरफ बढ़ी। तांगे वाला चाचा, मैंने पुकारा तो वो आदमी कसमसा कर उठा। जी मेरा बच्चा, कहाँ जाना है? उसने बड़ी शफकत से पूछा। वो चाचा, मुझे इस पत्ते पे जाना है। मैंने अपना हाथ से वो मोड़ा तोड़ा कागज इसकी तरफ बढ़ाया। मेरी बात पे वो हंसने लगा। बच्चा, तेरा ये चाचा तो चिट्टा अनपढ़ है, भला कैसे पढ़ेगा? और वो मुझे शर्मिंदगी हुई और मैंने कागज खोल कर देखा तो इसमें रौनक मंजिल लिखा हुआ था। मेरे बताने पे वो झट से बोला, अच्छा अच्छा समझ गया, तू बैठ जा बेटी। मैं डरते हुए सवार हो गई। तांगा अपनी धीमी आवाज में चलने लगा। अब अच्छे से सुबह हो चुकी थी, हर तरफ रोशनी छूने लगी थी। यहाँ का मौसम खासा सर्द था, जबकि कराची में तो काफी गर्मी थी। अब जान चुकी थी कि यहाँ से कुछ दूर एक गांव है मेरी मंजिल। यहाँ की चौधरानी कुबरा बेगम के पास मुझे जाना था। अब्बा की हिदायत के मुताबिक मैंने चादर से अच्छे से अपना चेहरा छुपा रखा था, ताकि यहाँ का कोई भी बंदा अगर कहीं भी मेरी कोई तस्वीर देखे तो मुझे पहचान न सके। क्या पता पुलिस वालों ने मेरी तस्वीर लगा दी हो अखबार और टीवी पे। डर खौफ मेरा सारा खून निचोड़ चुका था। कल रात से भूखी प्यासी थी। हवेली दूर से नजर आ गई थी। वो देख रही हो बेटिया, यही है रौनक की मंजिल। मैंने गर्दन मोड़ कर देखा तो एक शानदार हवेली दूर से ही नजर आ रही थी। गाँव का मौसम बड़ा दिल फरेब था। ठंडी हवाएं मेरे चेहरे से टकराने को बेचैन थी। तांगा बड़े आईनी गेट के पास रुका था। मैंने अपनी चादरें बंधा हुआ 100 का नोट ने खोला और चाचा को दिया। चाचा ने 20 रुपए मुझे वापस करने चाहे, मगर मैंने हाथ से मना कर दिया। अब मैं गेट के पास खड़ी सोचूं में गुम थी कि वहां से एक मोटी औरत गुजरी दिखाई दी। मैंने उससे कहा कि मुझे मालकिन से मिलना है। इस औरत ने मुझे सर से पांव तक घूरा, अंदर ले आई और इस दिन मैं इस मेहरबान औरत से मिली जो मेरे लिए मसीहा बन के आई थी। मेरी जिंदगी में कुबरा बेगम को पहली नजर देखकर ही मैं समझ गई थी कि इस हवेली का पता भी इनकी इजाजत के बगैर नहीं हिल सकता। बड़े शान से वो अपने हिंडोले पे बैठी थी और नाश्ता करने के बाद उनके पास लस्सी का गिलास रखा गया था। मुझे देखकर वो सवालिया नजरों से देखने लगी, इस मोटी औरत की तरफ जो मुझे अंदर तक लाई थी। बड़ी मालकिन, ये लड़की आपसे मिलने का ही कह रही थी। वो औरत घबरा कर बोली, मालकिन ने मुझे अपनी तरफ बुलाया है और मुलाजमा को नाश्ता लाने का कहा। हमारी हवेली के कुछ असूल हैं लड़की, हम मेहमान से खाली पेट सवाल जवाब नहीं करते। ये कहती हुई वह अंदर की तरफ जाने लगी। मैंने खूब सैर होकर नाश्ता किया। इसके बाद मुलाजमा ने मुझे गुसल खाना दिखाया और एक जोड़ा थमा कर बोली, नहा लो। मैं जल्दी से नहा कर बाहर निकली।
پانی گرم تھا۔ اب میں تروتازگی محسوس کر رہی تھی۔ اس کے بعد ملازمہ مجھے ایک چھوٹے سے کمرے میں لے آئی اور کہا ابھی تم آرام کرو، شام کو مالکن تم سے بات کریں گی۔ میں سمجھ چکی تھی کہ یہاں مہمان نوازی کا اصول ہے۔ وہ سمجھ چکے تھے کہ میں بہت دور سے آئی ہوں۔ میں بستر پر گرتے ہی دنیا و مافیا سے بے خبر ہو چکی تھی۔ سفر اور تھکن نے مجھے سب بھلا دیا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہو چکا تھا۔ دوپہر کے وقت میں مالکن کے سامنے تھی اور ان سب روادات سنا چکی تھی۔ مالکن نے میرا نام بھی بدل دیا اور مجھے سختی سے چہرہ چھپانے کا حکم دیا۔ حویلی کی ملازموں کے سامنے یہی ظاہر کیا کہ لڑکی حسین ہے، اس لیے کوئی مرد نہ دیکھ پائے اسے، جبکہ یہ سب میری حفاظت کے لیے تھا۔ آج تک میرا چہرہ کسی ملازم نے بھی نہ دیکھا تھا۔ یہاں مالکن کا حکم لوہے کی لکیر کی طرح مانا جاتا تھا۔ میرے دادا کبرا بیگم یہ خاص ملازم تھے اور ابا بچپن میں ہی گاؤں سے بھاگ گئے تھے، لیکن اس کٹھن وقت میں ان کو کبرا کی بیگم کا ہی خیال آیا تھا۔ میں حویلی میں گھل مل چکی تھی۔ زنان خانے میں ٹی وی نہ تھا، اس لیے میں خوش تھی کہ اگر میری کوئی تصویر دکھائی گئی تو یہاں کوئی دیکھنے والا نہ تھا۔ مگر میری قسمت کی اچانک شہروز خان واپس آ رہا تھا اور اب مجھے مالکن نے حکم دیا تھا کہ میں ہمیشہ مردانہ لباس میں رہوں تاکہ کسی کا خیال بھی میری طرف نہ جائے۔ شہروز خان کے آنے کی خوشی میں پورے گاؤں کو سجایا گیا تھا، ہر طرف جشن کا سما تھا، لیکن میں اپنے چھوٹے سے کمرے میں قید تھی۔ مجھے کوئی اشتیاق نہ تھا باہر جانے کا، مجھے تو اپنی موت ہر جگہ ناچتی نظر آ رہی تھی۔ اس دن سے میں سونی کے بجائے شیدہ بن چکی تھی۔ کسی ملازم کی ہمت نہ تھی کہ کبرا بیگم کی بات کھولتا، اس لیے سب نے اپنے منہ میں سی رکھے تھے۔ میں اب ہر وقت کسی کونے میں کام کرتی رہتی تھی۔ کبھی جو چھوٹے سرکار سے سامنا ہو جاتا تو فوراً وہاں سے غائب ہو جاتی تھی۔ شہروز خان بہت اچھا انسان تھا۔ میں حیرت میں تھی کہ وہ اتنا امیر ہو کر بھی غریبوں کا بہت خیال رکھا کرتا تھا۔ مالکن اس کے واری صدقے جاتی تھی۔ وہ جتنا خوش شگل تھا اتنا ہی خوش مزاج بھی تھا۔ مجھے اس سے کوئی خوف محسوس نہ ہوتا تھا، مگر مالکن نے حکم دے رکھا تھا کہ خود کو سنبھال کر رکھنا ہے۔ کبھی کبھی مالکن مجھے کسی کام سے مردانہ بھیج دیا کرتا تھا۔ پہلا وہ کیا جانے کہ میں تو لڑکی تھی، میں جلدی سے ان کا کام کر کے واپس آ جایا کرتی تھی۔ پھر ایک دن جب میں ان کا موبائل فون اٹھانے مردانہ میں گئی، جہاں پہ مالک کے چھوٹے بچے اپنے خاص ملازم سے بات چیت کر رہے تھے، انہوں نے مجھے نہ دیکھا تھا، مگر میں نے ان کی ساری باتیں سن لی تھیں۔ یہ سب سن کر میری روح کانپ گئی تھی۔ اس حویلی میں ایک بہت ہی خوفناک کھیل کھیلا جا رہا تھا۔ میری تو راتوں کی نیند حرام ہو چکی تھی۔ مالکن کے جو احسانات تھے مجھ پہ وہ چکانے کا وقت آ چکا تھا۔ میں اپنی مالکن کے ساتھ یہ سب ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتی تھی، لیکن میں کچھ کہہ بھی نہیں سکتی تھی۔ بہت سوچنے کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ میں خود یہ کام کروں گی، کسی کچھ پتہ نہ چلے گا۔ اب میں ہر رات ایک مالک کے کمرے سے وہ چیز چرانے جاتی تھی جس کی مجھے تو قطعی ضرورت نہ تھی، مگر کہ اس سے کسی کی جان بچائی جا سکتی تھی۔ اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر روز مجھے اس کمرے میں جانا ہوتا تھا، لیکن آج میں پکڑی جا چکی تھی۔ میرے سامنے شہروز خان کھڑا تھا، اس کی سخت نگاہیں میرے چہرے پہ تھیں۔ کون ہو تم؟ وہ گرجدار آواز میں چلایا۔ کب سے میری حویلی میں مرد بن کے گھوم رہی ہو؟ ہاں، کس کو دھوکہ دے رہی ہو؟ ان کے تابڑ توڑ سوالوں پہ میں بوکھلا گئی تھی اور میری زبان میرا ساتھ نہ دے رہی تھی۔ سچ سرکار، میں نے اپنی زبان میں مشکل کھولنی چاہی، مگر مالک سخت طیش میں آ چکا تھا۔ بول، کس نے بھیجا ہے تجھے یہاں؟ تو نہیں بتائے گی تو ابھی بھوکے کتے چھوڑ دوں گا تجھ پہ۔ ان کی آوازی پہ مالکن بھی آ گئی تھی۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ وہ بھی غصے میں دکھائی دے رہی تھی۔ مالکن، میرا یقین کریں، میں نے کچھ نہیں کیا صاحب، میں تو آپ کی جان بچانے کی خاطر اس کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ میری بات پہ وہ ہنسا۔ سچ بتاتی ہو یا پولیس کو بلوایا جائے؟ اب کے بار میں زاروں قطار رونے لگی۔ میں نے ان کو بتایا کہ جس دن میں ان کا فون لینے مردانہ میں گئی تھی، وہاں آپ کے چچا
और इसका मुलाजिम बातें कर रहे थे जो मैंने सुन ली। उन्होंने आपको जान से मारने के लिए एक ख़ास किस्म का जहर मंगवाया था जो रोज़ आपके पानी के गिलास में एक कतरा डाला जाता और इस तरह 1-2 माह के अंदर ही आपकी मौत हो जाएगी और किसी को शक भी ना होगा। ये बात मैं किसी को बता नहीं सकती थी, लेकिन आपकी जान बचाने के लिए रोज़ रात को आकर आपका पानी बदल देती थी जो आप नींद से बेदार होते ही पिया करते थे। वो दोनों मेरी तरफ अजीब नज़रों से देख रहे थे। तो मैंने मुझे क्यों ना बताती ये बात? मालकिन ने सख्त लहजे में पूछा। मालकिन, अगर मैं आपको बताती कि आपका बेटा आपके पोते को मारने की साजिश कर रहा है तो क्या आप मेरे बात पे यकीन करती? मैंने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, हाँ बिल्कुल, क्यों करती। दिलावर खान मेरा सौतेला बेटा है, जबकि इस हवेली का असल वारिस शहरोज खान है जो मेरे मरहूम बेटे का अहमद यार का खान का बेटा है। इनकी बात पे मैं चौंक पड़ी थी। तो वह आपके सगे बेटे नहीं वो ना मेरा बेटा है ना मेरे मरहूम शौहर का, वो मेरे मरहूम देवर का बेटा है जिसे मैंने माँ बनकर पाला पोसा और उसने आज ये सिला दिया कि मेरी ही औलाद को मारने चला है। मालकिन सख्त तश में थी। दादी जान, हम इस लड़की की बात पे कैसे भरोसा कर सकते हैं? इसी वक्त मैंने जल्दी से कहा कि अगर मेरा भरोसा नहीं तो ये पानी लेबॉर्ट्री से टेस्ट करवाएं साहब। मैं झूठ नहीं बोल रही। मेरी बात पे मालकिन ने पानी का गिलास उठाकर गौर से देखा और कहा, इस कमरे में आज जो बात हुई है वो बाहर ना निकले और हम सबको अपने कमरे से जाने का कह दिया। दूसरे ही दिन पानी की जांच हो चुकी थी। मेरी बात सच निकली थी, लेकिन मालिक ने किसी से कुछ न कहा और मुलाजिम को पुलिस के हवाले कर दिया कि ये बंदा मेरे पानी में स्लो पॉइजन डालता रहा है। कुछ ही दिनों में मुलाजिम ने पुलिस की मार न सहते हुए मुंह खोल दिया और दिलावर खान भी पकड़ा गया। मालिक मुझसे बहुत खुश था, लेकिन अब वो मेरा राज जाना चाहता था, जो कि मालकिन ने आखिरकार उनको बता ही दिया। बेटा, ये बेकसूर है, मैं अच्छे से जानती हूँ। इसके खानदान को चोरी करनी होती तो आज तक लोगों के घरों में चंद रुपयों के लिए काम ना कर रहे होते। मालिक ने पूरी मदद करने का वादा किया और एक जासूस को भारी रकम देकर इस सारे वाक़ये की तहकीकात करने को कहा। तकरीबन 1 माह बाद ही इस जासूस ने सबूत और शवाहिद इकट्ठे कर लिए थे कि सेठ का कत्ल इसके अपने साले ने किया था, जो कि चोरी की घर से अपनी बहन के घर आया हुआ था और सेठ ने उसे रंगे हाथों पकड़ा था। इसी हाथापाई में गोली चल गई और सेठ जान से गया। जबकि मैं ठीक इसके 15 मिनट बाद वहां पहुंच चुकी थी। मुझे सेठानी ने गेट से ही वापस भेज दिया था, लेकिन मेरे जाने के बाद इन भाई बहन को ये ख्याल आया कि इल्ज़ाम मेरे सर लगाया जाए। सेठानी को इल्म हुआ कि सेठ ने दूसरी शादी कर रखी है और इसने जायदाद अपने नाम करवा ली थी। अब उसे कोई कर्ज न था कि सेठ जिए या मरे। ये सब सुनकर मालिक ने मुझे मुबारकबाद दी और कहा कि मैं अच्छा वकील करूंगा तुम्हें इस इल्ज़ाम से बरी करवाने के लिए। मैं खुश तो थी, मगर मैंने कहा, आप क्यों मेरे लिए तकलीफ़ करते हैं? मालिक, मैं यहाँ खुश हूँ। नहीं नौरीन, मैं तुमसे तुम्हारी शनाख्त छीनने किसी को नहीं दूंगा और तेरा हक है कि तुम आज़ाद फ़िज़ा में सांस लो बिना किसी खौफ व ख़तर के। मेरे दिल में एक उम्मीद जागी थी और कुछ ही माह बाद मुझे इस इल्ज़ाम से बरी कर दिया गया और मुझे जो तकलीफ़ मिली इसका जुर्माना भी अदा किया गया। मैं अपने वालिदैन से मिल चुकी थी। उनको जैसे ही टीवी पर खबर सुनाई दी कि असल मुल्ज़िमान को सज़ा दी जा चुकी है तो वो मुझ पर तक पहुंच गए। मैं कुबरा बेगम और शहरोज़ खान का ये एहसान कभी नहीं उतार सकती। आज उनकी वजह से मैं एक इज़्ज़तदार ज़िंदगी गुजार रही हूँ। शहरोज़ खान ने ना सिर्फ मुझे एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन दिलवाया, बल्कि मुझे एक बोतीक भी खोल कर दी जिसकी ऊपर नरमें थी। उनका कहना था कि आज वो मेरे एहसान की वजह से ज़िंदा है और इसके बदले में मेरे ये कुछ भी नहीं। 2 कमरों का फ्लैट और अपने कारोबार होने के बाद अब हम खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अब मैं अपने डिज़ाइनिंग के फाइनल ईयर में हूँ। हम हर साल कुबरा बेगम से मिलने जाया करते हैं, मगर अब वो इस दुनिया से जा चुकी हैं। लेकिन ऐसे लोग दिलों में ज़िंदा रहते हैं।